हेलो स्टूडेंट्स, इजी अकाउंट्स विद रावत सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और इस टॉपिक का नाम है या इस चैप्टर का नाम है इशू ऑफ डिवेंचर। तो बच्चों, आज मैं आपको डिवेंचर का जो टॉपिक है उसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से जो टॉपिक है वो समझ आएगा। क्योंकि हम सभी क्या करते हैं कि प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करते हैं और हमारा जो फोकस है वो थ्योरेटिकल पे बहुत कम रहता है, जिसकी वजह से कई बार जो एग्ज़ाम है उसमें हमें कम मार्क्स मिलते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल जो पोर्शन है उस पर भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जब आप इसको शुरू करें तो आपसे एक रिक्वेस्ट है या कि आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें, तभी आपको पूरा का पूरा जो थ्योरेटिकल पोर्शन है जो भी मैं आज बता रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ आएगा और आपके वो काम भी आएगा। साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अब आगे मैं इसमें बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो हैं वो डालने वाला हूँ। मैं बोर्ड पर भी इसमें क्वेश्चंस वगैरह सोल्व करके दिखाऊंगा आपको, और आप अपने साथियों को ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएं और ये लिंक जो है उनको शेयर करें मेरे यूट्यूब चैनल का। तो ध्यान रखिएगा, इजी अकाउंट्स विद रावत सर। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने जो फाइल है वो ओपन कर ली है, पीडीएफ फाइल। तो जैसे कि आपको चैप्टर का नाम पता चल रहा है, कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो सबसे पहले चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों कि डिवेंचर्स होते क्या हैं। जैसे कि कंपनी को बहुत सारी पैसे की, धन की या रिसोर्सेज की, कैश की ज़रूरत होती है ताकि कंपनी अपने कामों को आगे बढ़ा सके, अपना डेवलपमेंट कर सके, नए एरियाज़ में अपना बिजनेस को बिल्ड कर पाए। तो इसके लिए कंपनी को बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। वो पैसा, कंपनी के पास बहुत सारे साधन होते हैं, स्रोत होते हैं जहाँ से कंपनी वो पैसा जो है वो प्राप्त करती है। तो उन्हीं सभी जो संसाधन है या स्रोत है उनमें सबसे एक इम्पोर्टेंट जो हमारा स्रोत है कंपनी के पास वो है डिवेंचर्स। डिवेंचर्स को हम हिंदी में ऋण पत्र बोलते हैं, और जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ये एक ऋण लेने का प्रतीक होता है, एक ऋण लेने का प्रूफ होता है। जब कंपनी किसी पर्सन को डिवेंचर इशू करती है या उससे लोन लेती है तो उसको बदले में कंपनी क्या करती है, डिवेंचर जो है वो इशू करती है। और उस डिवेंचर के अंदर ये सारी टर्म एंड कंडीशनें होती हैं कि वो डिवेंचर जो है कंपनी किन किन टर्म एंड कंडीशनों पे उसको इशू कर रही है। यानी कि जो लोन कंपनी उससे ले रही है, ठीक है, उसके बदले में जो कंपनी उसको एक जो ऋण पत्र दे रही है, एक डिवेंचर का एक डॉक्यूमेंट आप कह सकते हो। डिवेंचर एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में होता है जिसमें हमने जिस व्यक्ति से हमने लोन लिया है उसमें सारी लोन की डिटेल होती है कि वो लोन जो है, वो डिवेंचर का जो पैसा है वो कंपनी को कितने टाइम में रिटर्न करना है और तब तक कंपनी उस पर कितना % इंटरेस्ट पे करेगी और किस तरीके से कंपनी उनको पैसा जो है वो रिटर्न करेगी, किस तरीके से उनकी पेमेंट को वापस करेगी। सारी टर्म एंड कंडीशन उस डिवेंचर के अंदर मेंशन होती हैं। तो इसके जैसे कि डेफिनेशन है इसके अंदर कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 के अनुसार ऋण पत्र में ऋण पत्र, स्टॉक, बॉन्ड या कंपनी द्वारा जारी की गई ऐसी कोई भी प्रतिभूतियां सम्मिलित हैं, चाहे उनसे कंपनी की संपत्ति पर प्रभाव उत्पन्न होता है या नहीं होता है। यानी कि डिवेंचर के अंदर डिवेंचर, स्टॉक, बॉन्ड और अन्य जो भी सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको हम शामिल करते हैं। तो बच्चों, इसमें डिवेंचर के अंदर जो भी कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है पब्लिक को, या जो भी लोग कंपनी के डिवेंचर परचेज करके कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, और उसके बदले में कंपनी उनको जो भी नियम और शर्तें होती हैं वो डिवेंचर में जो है वो रिटर्न में लिख कर देती है। इसमें साथ में ये भी आप चेक कर सकते हैं कि ऋण पत्र में निश्चित तिथि पर मूलधन के भुगतान की शर्तें और निश्चित दर से ब्याज के भुगतान की जो शर्तें हैं वो भी लिखी होती हैं कि कंपनी उन डिवेंचर को पैसे कब रिटर्न करेगी, और जब तक कंपनी उनको पैसे रिटर्न नहीं कर देती तब तक उनको कितना % जो इंटरेस्ट कंपनी पे करेगी। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की, फीचर्स ऑफ डिवेंचर्स, यानी डिवेंचर की क्या क्या फीचर्स होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहली विशेषता है कि डिवेंचर एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में होता है जो कंपनी के एक ऋण लेने का, यानी कंपनी एक तरह से लोन ले रही है, उसका एक प्रूफ होती है, तो एक रिटर्न फॉर्म में होता है। दूसरा, एक इस पर कंपनी की जो है स्टैंप लगी होती है। जो भी कंपनी डिवेंचर इशू करती है लोगों को, जो भी कंपनी उनको एक डॉक्यूमेंट देती है, उस डॉक्यूमेंट पे कंपनी क्या करती है, अपनी स्टैंप लगाती है, यानी उसको एक तरह से सर्टिफाइड करती है। और तीसरा पॉइंट है, मूल राशि की एक निश्चित तिथि पर वापसी का अनुबंध होता है। इसमें साथ साथ ये शर्त लिखी होती है कि कंपनी ने जो पैसा लिया है, जो उस एक तरह से ऋण पत्र एक बॉन्ड की तरह होता है, उसमें जो भी पैसा कंपनी ने लिया हुआ है उस पर्सन से, उसकी जो
अमाउंट है वो उसके अंदर लिखी हुई होती है कि कितना अमाउंट कंपनी ने उस पर्सन से लिया है और कब उस पैसे को जो है हमें रिटर्न करना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी फीचर्स हैं। तो हमें 7 फीचर्स इसमें दिए हुए हैं, जिसमें से हमें अप्रोक्स 4 फीचर्स तो जो हैं वो लर्न करने पड़ेंगे ताकि हम एग्ज़ाम में इसको इजीली लिख पाएँ। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि डिवेंचर्स पे एक निश्चित दर से हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। और ये जो डिवेंचर जब हम क्वेश्चंस में आगे जाएंगे तो उसमें हमें डिवेंचर्स के आगे एक परसेंटेज फॉर्म में दिया होता है जो उसका एक तरह से शो करता है इंटरेस्ट के रेट को। तो जो डिवेंचर के आगे जो परसेंटेज फॉर्म में जो दर दी होती है, रेट दिया होता है, वो इंटरेस्ट होता है जो कंपनी डिवेंचर होल्डर को, यानी जो भी कंपनी जिन भी लोगों से पैसा ले रही है ना, डिवेंचर इशू करके उनसे जो भी लोन ले रही है, ठीक है, उनको पे करती है। और ये जो इंटरेस्ट होता है ये हम ईयरली भी पे कर सकते हैं, हाफ ईयरली भी पे कर सकते हैं, क्वार्टरली भी पे कर सकते हैं। यानी कंपनी जो भी इंटरेस्ट है वो ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली भी डिवेंचर होल्डर को पे कर सकती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्त 6th पॉइंट, इसमें कंपनी की संपत्तियों पर सुरक्षित होते हैं, यानी जितने भी ऋण पत्र होते हैं, डिवेंचर होते हैं, उनके ऊपर कंपनी कोई ना कोई अपनी एसेट जो होती है वो सिक्योर्ड रखती है, क्योंकि कंपनी एक तरह से पब्लिक से लोन ले रही है और पब्लिक ये चाहती है कि उनका पैसा जो है वो सेफ़ रहे, कंपनी टाइम पे उनकी पेमेंट कर दे, ऋण पत्रों का भुगतान कर दे और साथ में जो उनका इंटरेस्ट बनता है वो भी टाइम पे मिलता रहे। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, अपने कुछ एसेट्स जो हैं वो डिवेंचर्स के ऊपर गिरवी रख देती है। इन केस अगर कंपनी डिवेंचर्स की पेमेंट टाइम पर रिटर्न नहीं कर पाती है, इंटरेस्ट रिटर्न नहीं कर पाती है, तो फिर जो डिवेंचर होल्डर होते हैं वो उन संपत्तियों को बेचकर जो कंपनी ने गिरवी रखी थी अपना पैसा वसूल कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बच्चों की ऋण पत्रों के द्वारा कंपनी जो भी ऋण लेती है वो दीर्घकालीन प्रकृति का होता है, यानी कि इसकी जो पेमेंट होती है वो लंबे समय के बाद कंपनी को करनी होती है। यानी अगर हमें 2, 4, 6 महीने के लिए कहीं से पैसे की ज़रूरत होती है कंपनी को, तो उसके लिए फिर डिवेंचर इशू करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर कंपनी को बड़े अमाउंट का पैसा चाहिए होता है, बड़े अमाउंट की रकम चाहिए होती है, फाइनेंस चाहिए होता है, तो कंपनी डिवेंचर इशू करती है। और ये डिवेंचर जो है 7 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल तक के लिए कंपनी जो है इशू करती है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये जो डिवेंचर हैं वो कंपनी के लिए एज ए लोन का काम करती हैं, तो इसलिए इसको हम लोन कैपिटल में भी शामिल करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है इसमें थ्योरेटिकल में आता है बॉन्ड। तो बच्चों बॉन्ड और डिवेंचर जो हैं वो दोनों लगभग सेम होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, थोड़ा बहुत अंतर तो ज़रूर है इनके अंदर। और दोनों में क्या अंतर है कि जो बच्चों डिवेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो कंपनी पहले से ही फिक्स करती है, वो इंटरेस्ट कंपनी को पहले से ही पे करना होता है। और वो इंटरेस्ट जो है वो कंपनी के जो डिवेंचर का बॉन्ड होता है जो कंपनी डिवेंचर लोगों को देती है, रिटर्न में प्रूफ देती है लोन का, उसके ऊपर मेंशन भी होता है, लिखा भी होता है कि कंपनी उस पर कितना % इंटरेस्ट पे कर रही है। और वही एक तरह से डिवेंचर होल्डर के लिए इनकम का काम करती है। अगर हम बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड के ऊपर जो है वो किसी प्रकार का जो इंटरेस्ट है वो पहले से फिक्स नहीं होता है। जो बॉन्ड्स होते हैं वो डिस्काउंटेड रेट पे इशू होते हैं। अगर हम एक एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल कि अगर कोई कंपनी 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू के बॉन्ड इशू कर रही है और वो इशू कर रही है कंपनी डिस्काउंटेड रेट पे, यानी कि लगभग 75,000 में, यानी कि जिस भी पर्सन को कंपनी वो बॉन्ड देगी, जिस भी पर्सन को कंपनी उस बॉन्ड के आधार पे पैसा लेगी उससे 75,000 रुपीज़ लेगी। और जब वो रिडम्शन करेगी, उनका बॉन्ड्स की पेमेंट करेगी, तो कंपनी उनको 1 लाख रुपीज़ की पेमेंट करेगी। इस तरह से जो बॉन्ड खरीदने वाला व्यक्ति होता है, पर्सन होता है, उसको 25,000 रुपये का जो है यहाँ पर बेनिफिट हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। और इसी को ही हम एक तरह से इंटरेस्ट बोल सकते हैं, उसका प्रॉफिट बोल सकते हैं। और इसीलिए हम इनको शून्य कूपन बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि इन पर ब्याज की दर शून्य होती है, पहले से फिक्स नहीं होती है। तो ये टॉपिक समझ आ गया होगा कि डिवेंचर और बॉन्ड में क्या क्या डिफरेंस है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो इसमें हम पढ़ते हैं टाइप्स और काइंड्स ऑफ डिवेंचर्स। तो बच्चों तरह तरह के डिवेंचर्स होते हैं, जिसमें हम फर्स्ट जो डिवेंचर हमारा है वो है हमारा रक्षित अथवा बंधक जो ऋण पत्र है, सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिवेंचर। ज़्यादातर जो डिवेंचर हमारे होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं और उनके ऊपर कंपनी कोई ना कोई अपनी एसेट जो है वो गिरवी रखती है, सिक्योर्ड रखती है। अब एसेट गिरवी रखने का क्या लॉजिक है, अगर कंपनी ऋण ले रही है, लोन ले रही है, तो जिस भी पर्सन से कंपनी लोन लेती है वो पर्सन चाहता है कि उसका पैसा क्या रहे, सेफ रहे। और सेफ वो कब रहेगा, जब कंपनी उस पेमेंट को ना करने के बाद भी उन लोगों के पास ये ऑप्शन होगा कि वो कहीं ना कहीं से कंपनी से वो पैसा वसूल कर पाएँ। और इसके लिए कंपनी क्या करती है, अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी, संपत्तियां जो है उन ऋण पत्रों पर गिरवी रख देती है, उस लोन के बदले में गिरवी रख देती है। इनकेस कंपनी अगर अपना पैसा, प्रिंसिपल अमाउंट या जो इस पर इंटरेस्ट है वो रिटर्न नहीं कर पाती है, तो कंपनी जो है ऐसे जो एसेट्स होती हैं उनको, जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं, जो ऋण देने वाले लोग होते हैं, वो उन ऐसे एसेट्स को बेचकर अपना पैसा और इंटरेस्ट जो है उसको वसूल कर लेते हैं। तो ऐसे डिवेंचर्स को हम सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिवेंचर बोलते हैं। ज़्यादातर जो डिवेंचर होते हैं
ये कह सकते हैं 100% जो डिवेंचर होते हैं वो सिक्योर्ड और मॉर्गेज ही होते हैं, क्योंकि कोई भी पर्सन ये नहीं चाहता कि उसका पैसा डूबे या वो अनसेफ रहे। नेक्स्ट जो हमारा टाइप्स है डिवेंचर का वो है आरक्षित ऋण पत्र, यानी अनसिक्योर्ड और नेक्ड डिवेंचर भी बोलते हैं। यानी ये वो डिवेंचर होते हैं जिन पर कंपनी की कोई भी एसेट जो है वो गिरवी नहीं रखी होती है, अनसिक्योर्ड ये होते हैं, इन पर कोई भी संपत्ति कंपनी गिरवी नहीं रखती। और अगर हम बात करें इनके चलन की, तो आरक्षित जो डिवेंचर होते हैं वो न के बराबर चलते हैं, इनको कोई खरीदना नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी जो व्यक्ति है वो कंपनी में पैसा देकर और बिना सिक्योर डिवेंचर खरीद कर रिस्क नहीं उठाना चाहता है, वो अपना पैसा सेफ रखना चाहता है। अगर हम थर्ड टाइप ऑफ डिवेंचर्स की बात करते हैं तो इसमें रजिस्टर्ड डिवेंचर आते हैं। रजिस्टर्ड डिवेंचर कौन से होते हैं? जिनका नाम कंपनी के डिवेंचर होल्डर के रजिस्टर में दर्ज होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्स ने किसी कंपनी के डिवेंचर परचेज़ किए हैं तो उसका नाम कंपनी के डिवेंचर होल्डर के रजिस्टर में लिखा होगा। अब मान लेते हैं वो एक्स अपने जो डिवेंचर हैं किसी दूसरे पर्सन को, वाई को बेचना चाहता है, किसी और पर्सन को बेचना चाहता है, यानी कि उसका जो ड्यू डेट है टाइम से पहले ही वो किसी और पर्सन को उन डिवेंचर को सेल आउट कर देता है, बेच देता है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपने नाम की जगह डिवेंचर होल्डर के रजिस्टर में उस सेकंड पर्सन का नाम, जिसको वो बेच रहा है, यानी एक्स अगर बेच रहा है वाई को, तो वो क्या करेगा? डिवेंचर होल्डर के रजिस्टर में वाई का नाम जो है कंपनी में एंटर करवाएगा। तो इस तरीके से जिस भी पर्सन के पास ये डिवेंचर होते हैं उसका नाम जो है डिवेंचर होल्डर के रजिस्टर में दर्ज होता है। तो इन डिवेंचर्स को हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड डिवेंचर। नेक्स्ट हमारे डिवेंचर आ जाते हैं बियरर डिवेंचर, यानी कि वाहक डिवेंचर। यानी बियरर डिवेंचर कौन से डिवेंचर हुए? जो भी व्यक्ति इन डिवेंचर्स को किसी अदर पर्सन को सेल करता है उसका नाम उसको डिवेंचर होल्डर के रजिस्टर में एंट्री कराने की ज़रूरत नहीं होती, अपना नाम हटा के उसका नाम एंटर कराना नहीं पड़ता, दर्ज नहीं कराना पड़ता, बल्कि जिसके पास भी वो डिवेंचर होते हैं वही उन डिवेंचर्स का ओनर माना जाता है, मालिक माना जाता है। यानी कि ये वाहक ऋण पत्र होते हैं, जो इनका वाहक होता है वही इनका क्या माना जाता है? ओनर माना जाता है, मालिक माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स ने डिवेंचर वाई को सेल कर दिए, तो जो वाहक हो गया वो कौन हो गया? बियरर इसका वाई हो गया। यानी कि अब जो डिवेंचर है, डिवेंचर होल्डर जो है वो वाई बन जाएगा। वाई आगे जेड को सेल आउट कर देता है, तो अब जो इसका मालिक बन गया डिवेंचर्स का वो जेड बन गया। यानी कि नाम एक्स का ही चल रहा है, रजिस्टर्ड एक्स का ही नाम है कंपनी के पास, लेकिन वो डिवेंचर इस तरीके से सेल आउट होते होते अदर पर्सन के पास पहुंच जाते हैं, और जिसके पास भी ये डिवेंचर होते हैं वही उनका मालिक माना जाता है, वही इंटरेस्ट लेने का हकदार भी होता है, और वही प्रिंसिपल अमाउंट जो है डिवेंचर का वापस लेने का भी हकदार होता है। नेक्स्ट हमारे जो डिवेंचर होते हैं वो हमारे होते हैं शोध्य ऋण पत्र, यानी रिडीमेबल डिवेंचर। अब क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया कि जो डिवेंचर होते हैं वो एक तरह से कंपनी के लिए लोन होते हैं, और उसकी पेमेंट जो है कंपनी को एक निश्चित समय के बाद, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद जो है वो वापस करनी होती है। तो मान लेते हैं वो जो टाइम पीरियड है 5 साल है, 7 साल है, 8 साल है, कोई भी टाइम पीरियड है, तो जब भी कंपनी डिवेंचर होल्डर को उनकी पेमेंट रिटर्न करती है तो उसको हम बोलते हैं डिवेंचर्स का रिडम्पशन करना, डिवेंचर्स की पेमेंट करना। और इस तरीके के जो डिवेंचर होते हैं जिनकी पेमेंट कंपनी को अपने जीवन काल में ही, बीच में ही कुछ साल बाद रिटर्न करना होता है, उनको हम रिडीमेबल डिवेंचर बोलते हैं। ज़्यादातर जो डिवेंचर होते हैं रिडीमेबल डिवेंचर ही होते हैं, क्योंकि कंपनी बीच में ही उनके पैसे क्या कर देती है, या तो इकट्ठा या फिर उनको किस्तों में पेमेंट कर देती है, तो उनको हम रिडीमेबल डिवेंचर बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है वह इरिडेमेबल डिवेंचर। इरिडेमेबल डिवेंचर कौन से हुए? अशुद्ध ऋण पत्र, जिनका भुगतान कंपनी अपने जीवन काल में नहीं करती, बल्कि कंपनी शुरुआत में ही जब डिवेंचर इशू करती है तो टर्म एंड कंडीशनों में ही पहले लिख देती है कि कंपनी इन डिवेंचर की पेमेंट वापस नहीं करेगी। इन केस कंपनी का समापन हो जाता है, कंपनी बंद हो जाती है, तो ही कंपनी इनके पैसे रिटर्न करती है, तो इनको हम अशोध्य ऋण पत्र बोलते हैं, यानी कि इरिडेमेबल डिवेंचर होते हैं। और जो भी व्यक्ति इन डिवेंचर्स को खरीदता है उसके पास अब इनको सिर्फ बेचने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो किसी और व्यक्ति को इन डिवेंचर को सेल आउट करके अपने पैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है परिवर्तनशील ऋण पत्र, कन्वर्टिबल डिवेंचर। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, कन्वर्टिबल का मतलब हुआ कि वो डिवेंचर जिनको कंपनी एक निश्चित समय के बाद कन्वर्ट कर देती है, बदल देती है इक्विटी शेयर्स के अंदर। इक्विटी शेयर्स मतलब समता अंशों में इनका परिवर्तन कर देती है, अंशों में इनको बदल देती है। शुरुआत में जब कंपनी डिवेंचर और शेयर यानी अंश जारी करती है तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो डिवेंचर्स खरीदने में इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि डिवेंचर सिक्योर्ड भी होते हैं, उन पर इंटरेस्ट भी पहले मिलता है। अगर कंपनी लॉस में चली जाती है, बंद हो जाती है, तो इनके पैसे भी रिटर्न पहले होते हैं, इसलिए ये कम रिस्केबल होते हैं। इसलिए जो लोग हैं जो पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो डिवेंचर्स में ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। लेकिन जैसे जैसे कंपनी ग्रो करने लगती है, कंपनी आगे बढ़ने लगती है, तो कंपनी जब ग्रो करती है तो कंपनी
के प्रॉफिट्स बढ़ने लग जाते हैं, और जब कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ने लग जाते हैं तो कंपनी जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं, उनको ज़्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है, और जिसके लिए जिसकी वजह से जो डिवेंचर होल्डर हैं उनको कम इंटरेस्ट जो है वो मिलता है। तो कंपनी डिवेंचर होल्डर को ऑप्शन दे देती है कि वो चाहें तो अपने डिवेंचर को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनके पैसे वापस लेने की बजाय उनके बदले में कंपनी उनको क्या दे देती है, शेयर दे देती है। तो ऐसे जो डिवेंचर्स होते हैं वो हमारे कन्वर्टेबल डिवेंचर होते हैं। एक टाइप और है डिवेंचर्स का जिसको हम नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर बोलते हैं, यानी अपरिवर्तनशील ऋण पत्र। तो ये वो कौन से ऋण पत्र होते हैं जिनको कंपनी ऑप्शन नहीं देती है, यानी कि उनको अपने डिवेंचर्स के बदले में शेयर्स लेने का जो ऑप्शन है वो कंपनी नहीं देती है, तो उनको हम नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है टाइप्स ऑफ डिवेंचर, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई ना कोई जो पॉइंट है वो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों वो है अंश तथा ऋण पत्र में अंतर। अभी जैसे शेयर वाला जो चैप्टर है वो सभी ने कर लिया है कि शेयर्स क्या होते हैं, और उसकी जानकारी सभी को है कि शेयर्स की क्या डेफिनेशन है, शेयर्स के कितने टाइप्स होते हैं। अभी हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शेयर्स और डिवेंचर्स में डिफरेंस क्या है। तो शेयर और डिवेंचर में क्या डिफरेंस होता है, बहुत ही ईजी और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी ये है। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि अंश ऋण पत्र में क्या अंतर है, 2 अंतर 4 अंतर जो है वो तुम्हें लर्न करने हैं। तो अगर हम पहली पॉइंट्स की बात करें, पूंजी अथवा ऋण, तो जैसे कि पता है कि जो अंश होते हैं उनको जारी करके जब कंपनी अंश जारी करती है तो वहाँ से कंपनी को पूंजी मिलती है, उसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। क्योंकि कंपनी के पास ऑप्शन होते हैं, कंपनी शेयर्स इशू करके भी पैसा ले सकती है पब्लिक से, और डिवेंचर इशू करके भी पैसा ले सकती है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। यानी कि जो शेयर्स होते हैं वो कंपनी का कैपिटल जो है उसको शो करते हैं, कैपिटल को रिप्रेजेंट करते हैं शेयर्स, और जो डिवेंचर्स होते हैं वो कंपनी के लोन को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जो अंश होते हैं वो कंपनी की पूंजी कहलाते हैं, अंश को जारी करके कंपनी को पूंजी प्राप्त होती है, ऋण पत्र को जारी करके कंपनी को ऋण की प्राप्ति होती है। अब सेकंड पॉइंट है बच्चों कि लाभांश अथवा ब्याज। अगर हम बात करें शेयर्स के ऊपर, तो शेयर्स के ऊपर कंपनी जो है वो डिविडेंड पे करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज भी होते हैं। तो शेयर्स पे हमें डिविडेंड पे करना होता है, लाभांश पे करना होता है। कंपनी लाभांश पे करती है, नहीं लाभ में उनको हिस्सा देती है। जबकि हम इंटरेस्ट डिवेंचर की बात करें तो कंपनी डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे करती है, ब्याज पे करती है। नेक्स्ट इसमें भी हमारे 8 पॉइंट्स हैं, तो अप्रोक्स 4, 5 या 6 पॉइंट आपको जो है इसमें से लर्न करने हैं। अब नेक्स्ट हमारा है थर्ड पॉइंट, लाभांश अथवा ब्याज का परिवर्तनशील अथवा निश्चित होना। लाभांश अथवा ब्याज का परिवर्तनशील अथवा निश्चित होना, यानी इस पॉइंट में कहना चाह रहा है कि किस पर जो लाभांश या ब्याज है वो फिक्स रहता है। तो अगर हम शेयर्स की बात करें तो शेयर्स पे कंपनी क्या पे करती है, डिविडेंड, यानी लाभांश पे करती है। और लाभांश का मतलब है लाभ में हिस्सा पे करती है, और लाभ जो है वो कभी फिक्स नहीं हो सकता, लाभ जो है वो घटता बढ़ता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि जो शेयर्स होते हैं उस पर जो लाभांश कंपनी पे करती है वो बदलता रहता है, वो कम ज़्यादा होता रहता है, वो परिवर्तनशील होता है। लेकिन अगर हम डिवेंचर्स की बात करें तो डिवेंचर्स पर जो ब्याज है कंपनी फिक्स रेट से पे करती है, और इसलिए इस पर जो ब्याज की दर होती है पहले से फिक्स होने की वजह से हमेशा जो इंटरेस्ट है वो इक्वल रहता है, समान रहता है। फोर्थ पॉइंट हमारा ऐच्छिक अथवा आवश्यक रूप से रुपए वापस करना है, यानी कि कंपनी जो है वो पैसे किसके रिटर्न करती है। अगर हम अंशों की बात करें तो ये कंपनी की इच्छा पर निर्भर करता है ना। तो अगर हम मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात करें तो अंशों का जो पैसा होता है वो कंपनी वापस नहीं करती है, हम इसमें ये लिखेंगे। और अगर हम ऋण पत्रों की बात करें तो ऋण पत्रों के पैसे कंपनी को अपने जीवन काल में ही वापस करने होते हैं। समापन पर मूलधन की वापसी अंत में अथवा पहले। अगर हम शेयर्स की बात करें तो जो अंश होते हैं, अगर कंपनी किसी वजह से खतरे में आ जाती है, कंपनी डूब जाती है, कंपनी का समापन हो जाता है, कंपनी बंद हो जाती है, तो जब कंपनी उनके पैसे रिटर्न करती है तो सबसे पहले कंपनी जो है वो ऋण पत्रधारियों को उनके पैसे रिटर्न करती है, यानी अंशधारियों को पैसे कंपनी बाद में लौटाती है, अंशों के पैसे बाद में लौटाती है, और जो ऋण पत्र होते हैं उनके पैसे कंपनी पहले वापस करती है। आरक्षित अथवा रक्षित, जो शेयर्स होते हैं उन पर किसी प्रकार की कंपनी कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखती, ये बिल्कुल आरक्षित होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं, इनमें जोखिम ज़्यादा होता है। जबकि जो डिवेंचर होते हैं कंपनी इन पर अपनी संपत्तियाँ क्या रखती है, सिक्योर्ड रखती है, गिरवी रखती है, लेकिन इनमें जोखिम भी कम होता है। तो इसके बाद हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, वोट डालने का अधिकार। अगर हम शेयर्स की बात करें
तो जो शेयर होल्डर होते हैं, जो कंपनी के शेयर्स परचेज करके कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको कंपनी की मीटिंग्स में भाग लेने का अधिकार होता है, मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और साथ में उनको वोटिंग राइट्स भी होते हैं, वो कंपनी की मीटिंग्स में उनको वोट देने का भी अधिकार होता है। और अगर हम बात करें डिवेंचर्स की, तो इस पर कंपनी डिवेंचर होल्डर को कोई भी मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं देती और ना ही उनको वोट देने का अधिकार होता है। तो ये शेयर्स और डिवेंचर में जो डिफरेंस है ये आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बच्चों, वह है इशू ऑफ डिवेंचर, यानी कंपनी डिवेंचर इशू कैसे करती है। वैसे तो डिवेंचर इशू करने की जो भी स्टेप्स हैं वो बिल्कुल शेयर्स इशू करने के जैसे ही स्टेप्स हैं। जैसे कि हमने शेयर्स इशू किए थे, शेयर में हमने कुछ स्टेप्स फॉलो किए थे कि कंपनी सबसे पहले जब शेयर इशू करती है तो शेयर इशू करने के बाद लोगों को तरह तरह के जो सोर्सेज होते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इन्फॉर्मेशन देती है कि भाई हम अपने शेयर्स इशू कर रहे हैं और जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो हमारे शेयर खरीद सकते हैं और एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो इसी तरीके से डिवेंचर भी कंपनी इशू करती है। कंपनी इसके लिए प्रोस्पेक्टस जो है वो छपवाती है, प्रोविडेंट छपवाती है, जिसमें सारी नियम शर्तें लिखी हुई होती हैं कि कंपनी कौन से डिवेंचर इशू कर रही है, उन पर क्या परसेंटेज है। तो वो डिवेंचर इशू करने के बाद लोग उन डिवेंचर्स को खरीदने के लिए कंपनी के पास एप्लीकेशंस भेजते हैं। एप्लीकेशन भेजने के बाद जब कंपनी के पास वो सारी एप्लीकेशंस पहुंच जाती हैं और एप्लीकेशन मनी के साथ वो पैसा जब कंपनी के पास पहुंच जाता है तो कंपनी फिर अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स करती है। जैसे हम शेयर अलॉट करते हैं, सेम उसी तरीके से हम डिवेंचर्स भी अलॉट करते हैं। और डिवेंचर्स अलॉटमेंट होने के बाद फिर कंपनी जो बाकी का पैसा होता है वो इंस्टॉलमेंट में आगे की किस्तों में मांगती है, जिनको हम कॉल्स बोलते हैं। यानी इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कंपनी जो भी डिवेंचर इशू करती है उनकी जो पेमेंट होती है कंपनी इंस्टॉलमेंट में लेती है, जिसमें कि हमारी एप्लीकेशन की पहली इंस्टॉलमेंट होती है, दूसरी अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट होती है और तीसरी कॉल्स की इंस्टॉलमेंट होती है। कॉल्स हमारी फर्स्ट कॉल भी हो सकती है, सेकंड कॉल भी हो सकती है और फाइनल कॉल भी हो सकती है। तो अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बच्चों कि हम डिवेंचर इशू किस वैल्यू पे करते हैं। जैसे शेयर इशू हम पार पे, सममूल्य पे, प्रीमियम पे करते हैं, इसी तरीके से कंपनी जब डिवेंचर इशू करती है तो डिवेंचर हम सममूल्य पर यानी कि एट पार पे, दूसरा एट प्रीमियम पे भी कर सकती है और जो डिवेंचर्स होते हैं वो डिस्काउंट पर भी इशू हो सकते हैं, यानी कि कटौती पर भी जारी हो सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि किस तरीके से डिवेंचर्स को पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे इशू करने की एंट्रियाँ होती हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वह है डिवेंचर इशू एट पार। तो अभी जो हमारा प्रोसेस है, जो मैंने आपको बताया कि कंपनी जो डिवेंचर इशू करती है वो इंस्टॉलमेंट में इशू करती है, यानी कि इंस्टॉलमेंट में लोगों से पेमेंट लेती है। कंपनी डिवेंचर होल्डर को ऑप्शन दे देती है कि वो चाहे तो सारी की सारी पेमेंट हमें एक ही इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, यानी वो सारी पेमेंट हमें या तो एप्लीकेशन में ही पे कर दें या फिर वो 2 किस्तों में 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर दें एप्लीकेशन अलॉटमेंट, या फिर वो 3 किस्तों में हमें पे कर सकते हैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, या फिर 4 किस्तों में या फिर 5 किस्तों में। तो इस तरीके से कंपनी उनसे अलग अलग जो इंस्टॉलमेंट है वो कॉल करती है। तो अगर हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात करें तो उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन। तो जो पहली हमारी जर्नल एंट्री बनती है जब हम डिवेंचर इशू करते हैं तो उसकी क्या अकाउंटिंग प्रोसेस होती है वो हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे कि सबसे पहले हमें आवेदन राशि प्राप्त होने पर, जैसे कि आप PDF में देख रहे हो कि पहली हमारी एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और यहाँ पर एक नरेशन हमने लिखी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है, यानी कि यहाँ पर हमें एप्लीकेशन की जो मनी है वो मिल रही है। जितने भी डिवेंचर हमने इशू किए उस पर हम एप्लीकेशन के जो अमाउंट से उसको मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पर अमाउंट डालना होता है डेबिट में और क्रेडिट में। फॉर एग्जांपल कि अगर कंपनी 50,000 रुपये के डिवेंचर इशू कर रही है और एक डिवेंचर की जो फेस वैल्यू है 10 रुपये ईच है, और कंपनी ने बोला है कि भाई आप एप्लीकेशन पे हमें 3 रुपये पे कर दो, तो 50,000 डिवेंचर इंटू 3 रुपीज़ एप्लीकेशन, यानी 50,000 को 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.5 लाख रुपए हमारी जो है एप्लीकेशन की अमाउंट इसमें हमारे को फीड करनी है, डालनी है। यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट में हमारा अमाउंट आ जाएगा 1,50,000, 1,50,000। अगर हम नेक्स्ट एंट्री की बात करें तो जो एप्लीकेशन के पैसे हमें मिले उसको हमें ट्रांसफ़र कर देना होता है डिवेंचर अकाउंट में, तो उसकी एंट्री हो जाएगी 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट। नेक्स्ट जो हमारी एंट्री है वो थर्ड पॉइंट इसमें बोल रखा है कि जिन आवेदकों को कोई भी ऋण पत्र आवंटित नहीं किए गए उनका धन लौटाने के लिए, यानी कि ये पॉइंट हमें, ये एंट्री हमें तब करनी है बच्चों कि जब हमारे पास एप्लीकेशंस ज़्यादा आ जाती हैं। जब हमने डिवेंचर इशू किए होते हैं कम
और हमारे पास एप्लीकेशंस ज़्यादा आ जाती हैं और कुछ एप्लीकेशंस जो हैं वो कंपनी उनको एक भी डिवेंचर्स जो है अलॉट नहीं करती, तो उनके जो पैसे हैं कंपनी उनको रिटर्न कर देती है। तो जब भी कंपनी एप्लीकेशंस जो मनी आई है और उनको कंपनी एक भी डिवेंचर अलॉट नहीं करती, उसके पैसे रिटर्न कर देती है, तो उसकी जनरल एंट्री हमारी बनती है 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब ये जो 8% यहाँ पर दिया हुआ है, ये डिवेंचर पे इंटरेस्ट का रेट है, इसको सिर्फ हमें यहाँ पर शो यानी एंट्री में पुट करना है और इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। अब नेक्स्ट हमारी एंट्री है, जिन आवेदकों को आंशिक आवेदन किया गया उनका आधिक्य राशि को आवंटन खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। इन केस कि अगर हमारे पास एप्लीकेशन ज़्यादा आती हैं और हम उन डिवेंचर्स को रिजेक्ट नहीं करते, उन एप्लीकेशंस को रिजेक्ट नहीं करते, यानी उनको हम कुछ ना कुछ डिवेंचर अलॉट कर देते हैं, तो जो भी एक्सेस मनी हमें मिलती है एप्लीकेशन पे, उसको हमें अगली जो किस्त हमारी होती है एप्लीकेशन के बाद की, यानी कि अलॉटमेंट की जो किस्त है उस पर हमें उसको एडजस्ट करना होता है। तो इस तरीके से हमारी जो जनरल एंट्री बनती है डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब जो नेक्स्ट हमारी एंट्री है अलॉटमेंट की, तो ये जो हमारी तीसरी और चौथी एंट्री है ये हमारी उसी केस में हमें करनी है जब हमारे पास इशूड डिवेंचर से ज़्यादा डिवेंचर्स के लिए एप्लीकेशन पहुंच जाती हैं, तभी हमें रिटर्न की एंट्री करनी है एप्लीकेशन की मनी और एप्लीकेशन के पैसे को अलॉटमेंट में एडजस्ट करने की एंट्री करनी है। इसके बारे में हम आगे क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस भी करेंगे। फिलहाल जो मेन हमारी एंट्री है वो एप्लीकेशन की एंट्री तो मैं ध्यान रखनी है, पहली दो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट और दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट। अब नेक्स्ट हमारी जो एंट्री है वो बनती है आवंटन के समय अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट किसको बोलते हैं? अलॉटमेंट का मतलब होता है कि जब कंपनी के पास एप्लीकेशंस आ जाती हैं तो एप्लीकेशन आने के बाद फिर कंपनी प्रोसेसिंग करती है अलॉटमेंट की, यानी कि किसको कितने कितने डिवेंचर कंपनी ने अलॉट करने हैं, देने हैं, तो उसको हम अलॉटमेंट करना बोलते हैं। और एप्लीकेशन अलॉटमेंट का जो टाइम पीरियड होता है उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। एप्लीकेशन आने के बाद उनको एप्लीकेशंस को छांटना, फिर डिसाइड करना कि कितने कितने हमने उनको डिवेंचर लोड करना है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और इस टाइम पीरियड में कंपनी को फिर पैसे की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो कंपनी जब डिवेंचर होल्डर को इन्फॉर्म करती है कि भाई तुम्हें हम इतने इतने डिवेंचर अलॉट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं अलॉटमेंट करना। साथ में कंपनी अलॉटमेंट के समय इन्फॉर्म के साथ साथ उनको ये भी इन्फॉर्म करती है कि भाई तुम अब हमें सेकंड जो इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट की वो भी पे कर दो, तो उसको हमें बोलते हैं अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड होना। तो यहाँ पर भी हमारी दो एंट्रियाँ होंगी। पहली एंट्री हमारी होगी एप्लीकेशन मनी ड्यू होने पर, यानी हम अलॉटमेंट मनी ड्यू होने पर जब हम अलॉटमेंट के पैसे लोगों से मांगेंगे तो हमारी एंट्री होगी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट। अगर हमने अलॉटमेंट पे 5 रुपये मांगे हैं, अगर टोटल हमारी जो डिवेंचर्स थे 50,000 थे, एक डिवेंचर 10 रुपये का था जिसमें से हमने 3 रुपये तो एप्लीकेशन पे मांग लिए, मान लेते हैं 5 रुपये हम अलॉटमेंट पे मांगते हैं, तो 5 रुपये के हिसाब से यहाँ पर हमें अमाउंट डालना है 50,000 डिवेंचर इंटू 5। तो इस तरीके से डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर में हमारा 50,000 इंटू 5 यानी कि 2.5 लाख रुपये का अमाउंट इसमें आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारी जो एंट्री होगी आवंटन राशि प्राप्त होने पर, यानी जैसे ही हमें अलॉटमेंट के पैसे मिलेंगे तो हमें नेक्स्ट एंट्री क्या करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। जो ऊपर वाली एंट्री में डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट था उसको नेक्स्ट एंट्री में हमें क्रेडिट कर देना है और बैंक अकाउंट को हमें डेबिट कर देना है, क्योंकि हमें पैसे यहाँ पर रिसीव हो रहे हैं यानी मिल रहे हैं। तो ये हमारी एंट्री हो गई। अब नेक्स्ट हमारी एंट्री होगी, इसके बाद ये हमारी 2 इंस्टॉलमेंट होने के बाद अगर कंपनी तीसरी इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट लेती है तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट कॉल करना, यानी कि अब कंपनी याचनाएं करेगी, कॉल्स करेगी, जिसमें पहली कॉल को हम बोलते हैं फर्स्ट कॉल। तो हमारी एंट्री हो जाएगी डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट, ये फर्स्ट कॉल मनी हमारी ड्यू हो रही है। और सेकंड एंट्री में जब हमें डिवेंचर फर्स्ट कॉल के पैसे मिलते हैं, फर्स्ट कॉल के अमाउंट को रिसीव कंपनी करती है, तो हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल। और अगर इसके बाद भी कोई कॉल हमें क्वेश्चन में दी है तो हम उसको सेकंड कॉल बोल सकते हैं या सेकंड एंड फाइनल कॉल बोल सकते हैं, तो उसकी भी सेम हमारी 2 एंट्री होती हैं। तो अगर हम सेकंड कॉल की एंट्री करते हैं या फाइनल कॉल की एंट्री करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होगी, डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट, और फिर मिलने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो इस तरीके से बहुत ही आसान एंट्री हैं। इन सभी एंट्रियों में एक चीज़ का ध्यान रखना है बच्चों की, जो पहली एंट्री हमारी एप्लीकेशन की होती है उसमें बैंक की एंट्री हमें पहले करनी होती है और बाकी सभी एंट्रियों में अलॉटमेंट की एंट्री और कॉल्स की एंट्री में हमें बैंक की एंट्री बाद में करनी होती है। तो ये मैंने जो एंट्रियाँ तुम्हें बताई हैं ये हमारा फर्स्ट केस है जब कंपनी डिवेंचर्स पार पे इशू करती है, यानी सममूल्य पर इशू करती है, यानी कि डिवेंचर कंपनी ने 10 रुपये का अगर एक डिवेंचर है और 10 रुपये में ही कंपनी उनको इशू करती है तो उसको हम बोलते हैं डिवेंचर इशू एट पार। अब तो इस तरीके से आज की ये मेरी वीडियो कंप्लीट हो गई है।
और यहाँ पर आपने जाना कि डिवेंचर्स क्या होते हैं, इनको हम किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं कि क्या फ़ीचर्स हैं, डिवेंचर और शेयर में क्या डिफरेंस है, और डिवेंचर जब हम पार पे इशू करते हैं तो उसकी क्या क्या जनरल एंट्रीज होती हैं। तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये अच्छा लगा होगा, आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो फ्रेंड्स हैं उसको ये जो वीडियो है वो ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। गुड बाय, थैंक यू।